So, student, the next topic of the book is changes after the Cold War. Cold War is our first chapter in which we discuss how after the Second World War, when the biopolar system was started, it means the two another superpower. It means USA and USSR, Russia and America. They became the superpower after the Second World War. After the Second World War, we have seen how the America dropped the nuclear bomb on Japan, and all world see what are the disadvantages of war. That's why we read about this chapter, and we read how the UN was organized. But when it's a human nature, when the two superpower became all over the world, दो पोल में डिवाइड हो गई इंडिया वर्ल्ड after the Second World War, then they know what are the disadvantages of wars. That's why a new era was start of Cold War. It means they became rival, but they not fight in front of each other, but they always trying to maintain their military power, their nuclear power, their technology, and they want to show superior to each other. Who? USA and USSR. सो दिस इज कॉल्ड द कोल्ड. हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा किस तरह से क्यूबन मिसाइल जो इंसिडेंट था वो हुआ, और किस तरह से फिर उसमें अमेरिका और रशिया जो है पीछे हटे क्योंकि ये था. तो दिस इज कॉल्ड द कोल्ड वॉर इरा. तो चेंजेस आफ्टर द कोल्ड वॉर जो है वो बेटा जब रशिया जो है डिसइंटीग्रेशन इसका हुआ, ये भी हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर बड़ा ब्रॉडली इसको डिस्कस किया है. तो डिसइंटीग्रेशन हुआ, इसमें क्या था, 15 कंट्रीज थे जब रशिया जो है यूएसएसआर बना. बट 1991 के अंदर इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, बायोपोलर सिस्टम जो है वो यूनिपोलर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो गया. ठीक है. सोवियत यूनियन हैज़ कोलैप्स्ड, वो अब मैंने अभी आपको बताया 1991 के अंदर ये जो है वो ख़त्म हो गया. द यूएस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर. अब क्या हुआ, सिर्फ यूएस जो है वो एक सुपीरियर पावर रह गई. द रिलेशनशिप बिटवीन द रशिया एंड सक्सेसर ऑफ द सोवियत यूनियन एंड यूएस इज़ मच मोर कोऑपरेटिव. अब क्या था, जो बेटा रशिया जो यूएसएसआर के अंदर है ना, सोवियत यूनियन में जो रशिया था वो बिगेस्ट कंट्री था, बट अब उनके जो रिलेशन थे किससे, अमेरिका से, यूएसए से, बहुत ही कोऑपरेटिव हो गए. चाइना इज़ फास्ट इमर्जिंग एज ग्रेट पावर एंड इंडिया ऑल्सो ग्रोइंग रैपिडली. सो व्हाट वी डिस्कस, चेंज आफ्टर द कोल्ड वॉर कब ख़त्म हुई, जब रशिया वॉज डिसइंटीग्रेशन. तो क्या वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के अंदर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा था बच्चों. एक तो ये हो गया कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग पावर थी वो यूएस हो गया. ठीक है. और अब जो यूएसएसआर था वो उसका राइवल न रह के क्या हो गया, दे बिकेम वेरी कोऑपरेटिव, दे कोऑपरेट टू ईच अदर वेरी स्ट्रांगली. ठीक है. एंड नेक्स्ट जो चेंज आया वो क्या था, चाइना वो एक बिग पावर के रूप में इमरजेंस उसकी स्टार्ट हुई. इट मीन्स इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली और मिलिट्री, एक तो बिग पावर पॉपुलेशन वाइज. ठीक है. ये जो हम लोग जब डिस्कस करते हैं कंट्री की पावर को, तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जिस तरह से उसकी मिलिट्री पावर, उसकी इकोनॉमी, उसकी मार्केट, उसकी टेक्नोलॉजी और एज वेल एज पॉपुलेशन.
तो इन सारे पैरामीटर्स को इट मीन्स चाइना जो है बड़ी तेज़ी के साथ बहुत ही स्ट्रांगली जो है फुलफिल कर रहा था। एज वेल एज इंडिया ग्रोइंग रैपिडली, इंडिया भी अच्छी तरह से आफ्टर इंडिपेंडेंस 47 के बाद अच्छी ग्रो कर रहा था। ठीक है, क्योंकि बेटा इंडिया के अंदर भी आर्मी इंडिया की स्ट्रांग है, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन भी चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया, और इसके बाद हमारी टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, सॉफ्टवेयर आईटी के बाद तो हम लोग बहुत ही अच्छी एक पावर के रूप में हम जो है वर्ल्ड के अंदर इमरजेंस हुई है हमारी। ठीक है, तो ये हो गया तो चाइना और इंडिया। इट मीन्स देखो अभी तक जो हमने करा वो क्या है कि एक तो क्या हो गया, सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, कोल्ड वॉर जब है ना, यूएसए अमेरिका जो है सबसे बिग पावर रह गया, और अब दोनों में कंपटीशन ना होके दे कोऑपरेट टू ईच अदर। चाइना जो है वो सबसे फास्ट इमर्जिंग ग्रेट पावर इस टाइम डेवलप हो रही थी, है ना, और इंडिया और चाइना जो है हो रही थी। द इकोनॉमी ऑफ एशिया आर ग्रोइंग ऑन अनप्रेसिडेंटेड रेट। ठीक है, तो इंडिया में द इकोनॉमिक ऑफ एशिया में बेटा, एशिया में इंडिया और चाइना दोनों एशिया के अंदर आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनकी जो इकोनॉमिक है वो बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो हो रही थी। मैनी न्यू कंट्रीज हैव ज्वाइन यूएन, बहुत सारे नई कंट्रीज़ ने यूएन को ज्वाइन करा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे इंडिपेंडेंस मिलती जा रही थी वो यूएन के मेंबर बनते जा रहे थे। स्टार्टिंग में कितने मेंबर्स थे बेटा इसके अंदर, हमने आपको बताया था फर्स्ट टाइम 51 कंट्रीज थे। ठीक है, अब धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहे थे। A whole new sets of challenges confront of the world, है ना, genocide, civil war, terrorism, nuclear power, and the climate change, environmental degradation and the epidemics। ठीक है, तो ये अब क्या था कि नई नई जो चैलेंजेस हैं वो वर्ल्ड को जो है वो फेस करने पड़ रहे थे। जैसे कि बेटा ये होता है कि जब बहुत सारे पीपल्स को इकट्ठा मार दिया जाता है, ठीक है, जेनोसाइड जिससे कहते हैं। सिविल वॉर, जैसा कि आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था, श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हुई थी। व्हाट इज सिविल वॉर? सिविल वॉर मीन्स व्हेन विद इन अ कंट्री टू कम्युनिटीज fight to each other like a war, that is called civil war। और दूसरा क्या है, न्यूक्लियर जो है वेपन्स को यूज़ करना, ये आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। टेररिज्म जो है, कई कंट्रीज़ बेटा ऐसे हैं जैसे हमने पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इनका मेन क्या है, ये टेररिज्म ही इनका मोटिव है, और उसके थ्रू ही ये बिग पावर के जो हैं वो जो लाडले बने रहते हैं। जैसे अमेरिका है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के थ्रू अपनी जो है साउथ एशिया के अंदर अपनी वो बनाता है। ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और जो देखो अभी ग्लोबल वार्मिंग होती है, या अब ये जो कोरोना वगैरह है, ये सब जो है इसके लिए वो होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस। अच्छा, वन थिंग और टेररिज्म होगी बेटा, एंड द ये सब चीज़ें जो होती हैं, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, ये क्यों हो रहा है, इसमें मैंने आपको बताया कि कोई एक कंट्री जो है इन सब प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट नहीं कर सकता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सबके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, सबको एक साथ आना पड़ेगा। तो ये जो है ये चेंजेस हैं किसके अंदर, यूएन के ऑर्गन्स के अंदर, जो आपको कोल्ड एरा के बाद आज देखने के लिए आए हैं। नाउ रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर in 1992 the UN General Assembly adopted a resolution
and had three main compo complaints. अच्छा, अब ये देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपका स्कूल है, उसके अंदर बेटा वो एकदम से सक्सेस नहीं होता, ना ही वो कभी जिसे कहते हैं कि परफेक्ट हो सकता है, उसके अंदर रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं। आप जैसे देखो, स्कूल के अंदर पीटीएम होती है, आपके पेरेंट्स आते हैं, वो आपसे डिस्कस करते हैं, वो सर वो एडमिन से बात करते हैं, वो है ना, हमारे प्रिंसिपल सर को अपनी ओपिनियंस देते हैं, जिससे क्या होता है कि स्कूल के जो रूल्स हैं वो प्यूरीफाई होते रहते हैं, वो डेवलप होते रहते हैं, उनके अंदर रिफॉर्म्स होते रहते हैं, जिससे कि क्या होता है, स्कूल में स्टूडेंट्स का भी अच्छा होता है, स्कूल के लिए भी वो बेनिफिशियल होते हैं। इसी तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जब उसके अंदर चेंज आते हैं, उसके अंदर रिफॉर्म्स करते हैं, तो क्या हो जाता है कि वो जो है बहुत उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होता है। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, इवन इंडिविजुअल, जब तक भी उसके अंदर रिफॉर्म्स नहीं होंगे, उसको वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा, वो सबकी डिस्कशन नहीं करेगा कि भाई मैं किस तरह से अपने को इम्प्रूव कर सकता हूँ, तब तक वो इम्प्रूव नहीं हो सकता। तो वहाँ पर ये आपका 1992 में वहाँ एक जनरल असेंबली हुई, जिसमें 3 जो मेन कंप्लेंट्स थी वो आई। क्या थी वो? नंबर 1, द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंटेटिव कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज़। उसके अंदर ये प्रॉब्लम आई कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन फेयर नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। इट डिसीजन रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यू एंड इंटरेस्ट एंड आर डोमिनेटेड बाय द फ्यू पावर्स, ठीक है। इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये जो है सिर्फ वेस्टर्न वैल्यूज़, इट मीन्स यूरोपियन पावर्स के हाथों में ये खेलता है ना। इसका इंटरेस्ट क्या है? वेस्टर्न वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट, ये उनको ही इनकरेज करता है, उनके ही डेवलपमेंट के लिए सोचता है, उनके ही बेनिफिट के लिए ये जो है लॉज रेडी करता है, ठीक है। ये इसके संग एक प्रॉब्लम थी, है ना। नंबर 2 ये वाली प्रॉब्लम थी। और इसको डोमिनेटेड बाय द फ्यू पावर्स। फ्यू पावर्स कौन सी हो गई बेटा? परमानेंट मेंबर्स जो हैं आपके, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो, है ना, तो ये उनके हाथ में खेलता है, ये उनसे डोमिनेट होता है। इट लैक्स इनइक्वल इट लैक इक्वलिटेबल रिप्रेजेंटेशन। ये वाला पॉइंट फिर से रिपीट हो रहा है कि इसमें कमी है इक्वल रिप्रेजेंटेशन की। इसके अंदर सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। आप बोलोगे कैसे नहीं मिलता? एक तो देखो डोमिनेशन कैसे है, डोमिनेट करते हैं 5 कंट्रीज़ इन, या जो है 5 जो कंट्रीज़ हैं, कौन परमानेंट जो मेंबर्स हैं वो इसको करते हैं। किस तरह से करते हैं बेटा? क्योंकि उनके पास वीटो पावर होती है। वीटो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपको बताऊंगी कि किस तरह से होते हैं। और दूसरा, इसके अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन का वो होता है। क्यों? क्योंकि बेटा 193 मेंबर्स हैं इसके अंदर, और इसको डोमिनेट कर रही हैं सिर्फ 5 पावर्स। तो और जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको ना, तो देखो वो परमानेंट मेंबर हैं। अगर ऐसा होता है तो इसी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से अमेरिका, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किस तरह से ये जो पावर्स हैं वो किस तरह से डोमिनेट करती है, और जो अदर कंट्रीज़ हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको किस तरह से वो उनको अपने डोमिनेट करती हैं। सो दिस इज़ नॉट अ democratic organization as they are organized, and what are the purpose of these organization were still not solved. That's why uh, time to time reforms are held in these organizations. Okay, thank you. Next we continue at the next period. Best of luck, student. You can maintain your notes through these videos.